प्लीज। सर हाँ डॉक्टर, अभी ये 2 नहीं आए क्या अभी? सर कर रहे हैं ज्वाइन। आप कौन से स्कूल में मंथन? सर साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल, डिफेंस कॉलोनी, साउथ दिल्ली। अच्छा, और ये जो है ऋषि? ऋषि सर केपीएस बता रहा था, कालका कालका पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल। और ये अंश भी केपीएस में है ना? सर अंश का पता नहीं, आ गया सर पूछ लो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अंश कौन से स्कूल में आप? सर मैं मानवरचना इंटरनेशनल स्कूल चामवुड में जो है। ये चामवुड में, जो आप चामवुड में ही रहते हो क्या? सर नहीं, वो डीडीए फ्लैट्स पुल पहलादपुर, वो बगल में ही है अच्छा, डीडी चामवुड फ्लैट्स पर। इरोस के। हाँ 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 हाँ, मैं ग्रीनफील्ड रहता हूँ। अच्छा, इसकी वो भी आ गए ऋषि जी? आ गए ऋषि भी। अच्छा, ऋषि पढ़ता है केपीएस में, कालका पब्लिक स्कूल में। ठीक है। अपने कैमरे ऑन कर लीजिए तीनों। ओके सर। अब पहले ये बताइए, मेरा बोर्ड विजिबल है एकदम ठीक ठाक? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अरे विजिबल है? हाँ सर, क्लियर है। यस सर इज विजिबल है। अच्छा, एक बात बताओ आप मुझे फटाफट पहले, कि बिजनेस स्टडी के लिए आपने कोई रेफरेंस बुक परचेज करी है या केवल अभी एनसीईआरटी है आप लोगों के पास? एनसीईआरटी है सर। तीनों के पास? एनसीईआरटी। हाँ एनसीईआरटी। यस सर। अच्छा, एक बुक मैं रेफर करता हूं आप लोगों को। ये बुक है संदीप गर्ग की। किसकी है? संदीप गर्ग। संदीप गर्ग। इसकी यस सर। इसकी बुक अगर हो सके तो परचेज कर लेना आप लोग। इसकी बुक अच्छी है, संदीप गर्ग, ये वाली। सर ये वाली है सुभाष देव की। सुभाष जी भी चलेगी, कोई इशू नहीं है। संदीप गर्ग की मेरे को ज्यादा पर्सनली अच्छी लगती है, मैंने इसलिए रेफर करी है। और ये मॉडल जो है मेरे ख्याल से मेरे पास तो पुराना है, ये मेरे पास है 2020 का है, 21 का नहीं है मेरे पास। हाँ, ये मेरे पास है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास पुराना वाला है। आप लेटेस्ट खरीद लेना ये। मेरे हिसाब से संदीप गर्ग सबसे अच्छी है ये। सुभाष देवी बेटर है, कोई अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो खराब है। मोर और लेस सब सेम होती है। डिपेंड करता है बच्चा कैसे पढ़ता है, सारे क्वेश्चंस वही हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब आप जरा एक बार बुक्स खोल लीजिए अपनी एनसीईआरटी की। देखो मैं अब एक चीज बताता हूँ पहले तो, बिजनेस स्टडी के जो क्वेश्चंस है ना, वो आते हैं अब केस स्टडीज बेस्ड। जो केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं, जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दे देगा, एक केस स्टडी दे देगा। उस केस स्टडी से आपको पहचानना है कि इस पे कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट एप्लीकेबल होता है या नहीं। अब बिजनेस स्टडी वो हो चुकी है। हमारे टाइम पे बिजनेस स्टडी क्या होती थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन होता था, उसका आंसर देना होता था, खत्म बात बस। आज बट ये हो गया है कि इसमें आपके जो क्वेश्चन है वो देते हैं वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको, केस स्टडी बेस्ड। वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके पास होते हैं, आपका आंसर उस हिसाब से होना चाहिए जिस हिसाब से आपने उसको पढ़ा होगा अपने चैप्टर। तो इसका मतलब ये है अब कि आपकी जो पढ़ाई है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई है, मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा टफ हो गया है बिजनेस स्टडी पहले से। पहले बहुत आसान होता था, पहले तो कोई मतलब ये समझ लो बिजनेस स्टडी को सीरियसली लेता भी नहीं था। बट अब पता चल गया कि हाँ भाई, बिजनेस स्टडी में भी कितनी चीजें हो सकती हैं अलग तरीके से, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है इसमें। अब मैं आपको बताऊंगा, इसमें से दिखाऊंगा आपको, देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यार कैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं।
मैं जब ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा ना, कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा इसी में से, संदीप गर्ग में से। सुभाष डे में भी है वो क्वेश्चन, जिसके पास सुभाष डे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं पर्सनली रेफर करूंगा संदीप गर्ग, ठीक है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें इनडायरेक्ट आती हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा इसमें, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, पता है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस जो है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले मैं आपसे यही पूछता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या, बिजनेस में और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस? बिजनेस में और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये पता होना चाहिए बच्चे को पहली बात तो। कोई बता सकता है मुझे बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंस क्या होता है? फिर मैं इस चैप्टर पे आता हूँ जल्दी से, बताइए। प्रोफेशन जैसे कि जिसमें आपको ज्यादा नॉलेज होती है प्रोफेशन की। अच्छा ठीक है, और बिजनेस जिसकी कम नॉलेज होती है? तो बिजनेस जैसे में अच्छा जॉब की तरह ही है। अच्छा, और इसके अलावा कोई? सर प्रोफेशन में सर किसी काम के लिए जो आप क्वालिफाइड हो हाँ किसी चीज में। ठीक है, और बिजनेस? आप सुनिए ध्यान से फटाफट। मंथन आप कुछ कहना चाहेंगे या नहीं? अब सुनिए, आप तीनों सुनो। देखो, बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंस क्या होता है? पहला पॉइंट होता है, जो बिजनेस होता है ना, वो कोई भी स्टार्ट कर सकता है रेस्पेक्टिव ऑफ हिज क्वालिफिकेशन। अच्छा सर, रेस्पेक्टिव ऑफ हिज क्वालिफिकेशन यानी कि क्वालिफिकेशन को इग्नोर करते हुए कोई भी किसी भी तरीके का बिजनेस एनीबडी कैन डू, कहीं पे भी कभी पे भी। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि आप किसी भी तरीके के बिजनेस को, लीगल बिजनेस को, इलीगल नहीं, लीगल बिजनेस को कहीं पे भी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। यू आर फ्री टू डू बिजनेस, ठीक है सर। हम बिजनेस करते हैं तो हमें उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन? आंसर इज नो, हमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, तभी उसका नाम बिजनेस है। सर हम बिजनेस करते क्यों हैं? टू अर्न, दैट्स इट। और उसके अलावा कोई? अच्छा एक बात बताओ, कोई भी किसी भी तरीके का बिजनेस करता है, छोड़ो इसको, एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह, अंबानी टाटास वगैरह, इनको तो छोड़ दो, छोटी सी बात करता हूँ मैं। आपके घर के पास में एक दुकान है, छोटी सी जनरल स्टोर, वो क्यों करता है? उसको बिजनेस क्यों करता है? वो दुकान क्यों चलाता है? अपनी सोर्स ऑफ रेवेन्यू के लिए, अर्निंग के लिए, अपनी लिविंग के लिए, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, दैट्स इट। इसके अलावा तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा ना उसका। उस दुकान को क्या चलाने में उसको अच्छा लगता है क्या, कि मेरा बचपन से सपना था एक दुकान खोलूं, ऐसा कुछ होता है क्या ना? ये तो बिजनेस है, कोई भी कर सकता है कभी भी, दिमाग में क्लिक करना चाहिए। छोटी सी बात, छोटा सा एग्जांपल है, पेटीएम। पेटीएम वाले बंदे को, शर्मा करके है उसका नाम, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, प्रशांत शर्मा ऐसे कुछ नाम। उस बंदे ने, उसको दिमाग में क्या आया, उसके दिमाग में एक चीज आई कि यार हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन मतलब पता हो ना आपको, किसी भी को पैसे देते हैं या किसी से पैसे रिसीव करते हैं, तो यार बड़ी दिक्कतें आती हैं लोगों को, चेंज नहीं होते, ठीक है। किसी दुकान पे गए आप, जनरल स्टोर पे, यार पैसे नहीं है, अरे यार खुले नहीं है, अरे फटा नोट, ये सब दुनियादारी की बातें। जेब में पैसे कैश रख के घूमते थे लोग, आजकल क्या हो गया, डिजिटल पेमेंट। उसने दिमाग लगाया कि यार क्यों ना पेटीएम करके एक ऐसा कोई बिजनेस ओपन करें, पेटीएम नाम भी काफी है, और दूसरा लोगों को बड़ा ईज ऑफ मिल जाएगा ट्रांजेक्शन करने का। तो आज आप देखते हो, छोटी से छोटी पेमेंट, 50 रुपए 20 रुपए तक की पेमेंट भी आप पेटीएम से कर देते हो लोगों को, और लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, डायरेक्ट अकाउंट पे जाके क्रेडिट, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो क्या है ये, आज एक बिजनेस ही तो है इसका। तो उसने क्या करा, एक सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए स्टार्ट किया एक बिजनेस, ठीक है सर। ये तो हो गया बिजनेस की कहानी। प्रोफेशन क्या होता है सर? प्रोफेशन है, लाइक मी, आई एम क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। मैं एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मेरे को मेरा इंस्टीट्यूट, मेरा लॉ इंडिया का एक पावर देता है कि आप सीएस प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो।
अच्छा सर, तो सर क्या आप साइन कर सकते हो कुछ जगहों पे? आंसर इज यस। बीइंग अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी आई कैन साइन ऑन सम लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो वो सर्टिफाई हो जाते हैं। जैसे कि आपको शायद पता होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का नाम आपने सुना होगा, नेहरू प्लेसमेंट ऑफिस है, आरओसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, आरओसी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इस मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स में आरओसी आती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इनका मैक्सिमम काम सीएस देखता है, कंपनी सेक्रेटरी सारा ज्यादातर काम सीएस देखता है, ठीक है। लीगल का काम सारा ज्यादातर सीएस देखता है। टैक्सेशन में भी है कंपनी सेक्रेटरी। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड शायद आपने नाम सुना होगा, इंसॉल्वेंसी का काम भी सीएस देखता है। जहां जहां साइन चाहिए होते हैं प्रोफेशनल्स के, प्रोफेशनल्स मतलब सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, इनकी साइन जहां चाहिए होते हैं वहां मैं साइन कर सकता हूँ। अच्छा सर, तो ये मुझे पावर किसने दी? मेरे प्रोफेशन ने दी। तो क्या कोई भी इस प्रोफेशन को कर सकता है? आंसर इज नो। सर क्यों? जब तक आपके पास वो क्वालिफिकेशन ना हो, आपने एग्जाम पास ना किया हो, जब तक आपको वो क्वालिफिकेशन और वो प्रोफेशन आपको एडमिट नहीं करेगा कि आप उसके इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाओ और आप जाके हमें रिप्रेजेंट करो कि आप हमारे हमारे इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं, आप सीए हैं, आप सीएस हैं, आप जाके उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर सकते हो। नहीं, जब तक आप एग्जाम नहीं निकालोगे। तो मतलब इसका क्या हुआ? प्रोफेशन जो है इट इज सब्जेक्ट टू सम क्वालिफिकेशन दैट ही और शी मस्ट अटेन, आफ्टर दैट ओनली he or she can sign those documents or he or she can practice that profession. सर क्या एक प्रोफेशनल बिजनेस कर सकता है? आंसर इज यस। मैं तो बोल रहा हूँ बिजनेस कोई भी कर सकता है, ये तो प्रोफेशनल है, ये तो पढ़ा लिखा इंसान है। बिजनेस तो कोई भी कर सकता है, बट प्रोफेशन, उस प्रोफेशन को वही प्रैक्टिस कर सकता है जो उस प्रोफेशन का क्वालिफाइड मेंबर हो या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन से उसने एग्जाम पास किया हो। जस्ट एग्जांपल एक और, लॉयर, एडवोकेट्स, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ये लोग भी क्या है? प्रोफेशनल्स। इंटीरियर डिजाइनर, ये क्या है? प्रोफेशनल्स। ठीक है सर, बच्चों समझ में आया बिजनेस और प्रोफेशन का डिफरेंस? अब मेरे ख्याल से इसके बाद भविष्य में आपको कभी डाउट नहीं आएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एनीबडी कैन डू एट एनी टाइम हिज और हर बिजनेस, बट प्रोफेशन वही प्रैक्टिस कर सकता है जो उस प्रोफेशन से रिलेटेड क्वालिफिकेशन को अपने पास रखता हो, वही। ठीक है सर। अब बच्चों जरा मैं अपने पास ये संदीप गर्ग की बुक से आपको बता रहा हूं, आपके पास एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी ओपन करके रखो। मेरे को कॉन्सेप्ट बताने हैं बिजनेस स्टडीज में और आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। समझ में आ रहा है बच्चे? दो चीजें करनी है मेरे कहने से। बिजनेस स्टडी बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं है बिजनेस स्टडीज में। सिंपल सी चीज, चैप्टर को ध्यान से पढ़ा मैंने, बहुत ही ध्यान से, मेन मेन चीजें जो हैं। अच्छा सर, उसके बाद दो चीजें करनी है बच्चों हमेशा। ये बुक अपने पास रखना, संदीप गर्ग, सुभाष डे, कोई दिक्कत नहीं। उसमें जहां जहां मैं बताता जाऊं वहां पे FIB ये अंडरलाइन करते चलना। सर ये क्या होता है FIB? फिल इन द ब्लैंक। ये मेरी अपनी पर्सनल एक शॉर्टकट है, ठीक है सर। सर ये क्यों कराते हो? जहां जहां मुझे लगेगा कि यहां से एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं मैं सीबीएसई बोर्ड में या आपके फाइनल एग्जाम्स में 11th में, तो आपके वहां वहां मैं FIB लगाता जाऊंगा, सो दैट आपको फ्यूचर में भी मदद मिले इसकी कि हाँ सर ने इसको इंपॉर्टेंट, एक तरीके से इंपॉर्टेंट मार्क कराया था। यहाँ से एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आया बच्चों? एक ये चीज मेरे कहने से करते जाना। बाकी मैं और चीजें भी बताऊंगा आपको, कैसे ट्रिक्स वगैरह कैसे याद करनी है चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। जरा एक बार आना जरा बच्चे चैप्टर पे फटाफट। वर्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, वर्क हेल्प्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये मैं बच्चे इससे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है इसलिए मैं इससे पढ़ रहा हूँ, संदीप गर्ग से। वर्क हेल्प्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, मैं केवल वर्क के बारे में पढ़ रहा हूँ अभी। With the expansion of science and knowledge, there has been a tremendous increase in the number of the human wants. An activity performed by a human being to meet his want is known as human activity. Some of the human activities are performed to earn money, while some are taken to achieve personal satisfaction. देखो यहाँ एक बार बोर्ड पे देखना बच्चों, मैं थोड़ा सा ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि ह्यूमन एक्टिविटीज आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ये वर्ड ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है आप एक बार ध्यान से देखोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं उसी ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बता रहा हूँ। दो तरीके की होती हैं, एक इकोनॉमिक होती है और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है सर।
ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है, और इनको मैं ब्रेक करता हूं इकोनॉमिक में और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर वही डिफरेंस होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज कुछ भी हो सकती है, कुछ भी करना उसको ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, बट उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या कहेंगे हम? इकोनॉमिक, जैसे एज अ नेम सेज, जहां से मुझे पैसा कमाने का कोई एक्टिविटी हो उसको इकोनॉमिक कह देते हैं, और जो जिस एक्टिविटी से मैं पैसे नहीं कमा रहा, बट मैं उसको कर रहा हूं, क्या होगी वो? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर एग्जांपल देनी है सर, सुनो बच्चों। इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैं आप तीनों को पढ़ाता हूं, मेरे ऊपर ही डाल दो ना एग्जाम्पल, मैं आप तीनों को पढ़ाता हूं, ठीक है, और मुझे बदले में ट्यूशन फीस मिलेगी, तो मैं ये सोचता हूं कि यार दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आंसर इज यस। सर कैसे? आई एम अर्निंग बाय टीचिंग यू पीपल। ओके सर। अच्छा सर, एक एग्जांपल देना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। यहीं से आप तीनों बच्चे अपने घर में मम्मी पापा से, भैया से पढ़ते हैं, हाँ सर, तो क्या वो आपसे ट्यूशन फीस लेते हैं? आंसर इज नो। सर वही है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा सर, मतलब एग्जांपल ये हुआ कि इकोनॉमिक मतलब पैसा कमाऊंगा, नॉन इकोनॉमिक मतलब पैसा नहीं कमा पाऊंगा, बट करूंगा एक्टिविटी को। आंसर इज यस। सर एक और कोई एग्जांपल? मम्मी घर में खाना बना के देती है सबको, ठीक है, तो वो जो खाना बनाती है ना और सबको देती है कि आप खाना खाइए, डिनर देती है, लंच देती है बच्चों को अपने, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, बिकॉज शी इज नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू पीपल। ओके सर। बट अगर वही चीज मैं रेस्टोरेंट में जाके खाता हूं तो वो हमें बिल पकड़ा देते हैं, तो वो उनके लिए क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑल्दो वो ह्यूमन एक्टिविटी है दोनों, बट दोनों में डिफरेंस है, एक इकोनॉमिक है और एक दूसरी नॉन इकोनॉमिक है। समझ में आया या नहीं? जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। यस सर। यस ओके, अब जरा देखिए, मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी को, सिंपल सी चीजें, ज्यादा नहीं है इसमें कुछ। इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग, ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री, शॉपकीपर सेलिंग गुड्स, डॉक्टर्स अटेंडिंग टू पेशेंट इन हिज क्लिनिक। क्लिनिक पे जाते हैं, डॉक्टर आपसे पैसे लेता है ना? हाँ सर, तो जब वो पैसे लेता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी ना भैया? हाँ जी सर। ओके, देन उसके बाद है इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसर्न विद ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर नॉट अवेलेबल फ्री, फ्री। ठीक है सर। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। मैंने वैसे ऑलरेडी आपको बता दिया है सारा कुछ, दोनों का क्रक्स क्या है। इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज व्हिच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स। देखो मैं एग्जांपल देता हूं दोनों तीनों का, बड़ा सिंपल है। सोशल सर, एग्जांपल देना सोशल का। मैं किसी की बर्थडे पार्टी में गया, हाँ सर, बर्थडे पार्टी अटेंड करी, ठीक है सर, गिफ्ट दिए, उनका जो पार्टी थी, जो ट्रीट उसने मुझे दी, वो मैंने उससे ली और मैं अपने घर आ गया। दिस इज कॉल्ड सोशल नीड्स, सोशल इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि देखो क्या होता है कि बीइंग अ सोशल एनिमल, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें कुछ चीजें सोसाइटी की फुलफिल करनी पड़ती है, हमेशा ध्यान रखना। आप किसी की शादी वगैरह में जाते हैं तो वो पता क्या है, एक सोशल ऑब्लिगेशन है आप लोगों के ऊपर, वो आपको करना होता है, कई बार ना चाह के भी जाना पड़ता है कि यार कहीं बुरा ना मान जाए, समाज में उठना बैठना है, सो दैट वी हैव टू गो ओवर देयर, सो यू गो यूजुअली ओवर देयर, फाइन, बट स्टिल दिस इज अ सोशल नीड्स। ओके सर। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स, तो जो मम्मी लोगों बच्चों को अपनों को खाना बना के देती है, एक तरीके से क्या है उसकी इमोशनल, साइकोलॉजिकल नीड ही तो है क्या, कि यार अगर मैंने अपने बच्चों को खाना नहीं दिया तो वो बेचारे भूखे रहेंगे, तो उनको टाइम पे मुझे खाना देना है। बट दिस इज एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्यों? शी इज नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। समझ में आया बच्चे? यस सर। तीनों को? ठीक है, ओके।
आगे बढ़ रहा हूँ फटाफट, अब देखो जल्दी से। इन नॉन इकोनॉमिक, देखो मैं आपको बताता हूँ, यहां से ना क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा सर, क्वेश्चन जहां से आएगा मैं बता दूंगा, आप चिंता मत कर। ये तो मैं आपका बस एक जस्ट एक फाउंडेशन बना रहा हूँ कि हाँ यार, एक बच्चों का फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाए, कि मैं एक क्रक्स बता दूं बच्चे को कि हाँ ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं। चैप्टर का नाम देखो ना, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर मतलब फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचर के 4 नाम होते हैं टोटल इनके, नेचर, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। ठीक है, मोर और लेस तीनों चारों सेम। और फिर एंड में लिखता है एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, एम, लक्ष्य, करने का मकसद। ये बिजनेस का मकसद करने का होता क्या है? टू अर्न अ लिविंग, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। बिजनेस अगर मैं बोलूं कि मैं बिजनेस ना चैरिटी करने के लिए करता हूं, भैया कोई बिजनेस चैरिटी करने के लिए नहीं करता। इवन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बिजनेस करते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो आप? आंसर इज यस। वो एक दिखावा होता है कि वो चैरिटी कर रहे हैं, वो चैरिटी कर रहे हैं, बट दे आर मोर और लेस डूइंग देयर बिजनेस, नथिंग एल्स। सर फिर उसका प्रॉफिट उसका टैक्स, बच्चों को बहुत आगे की बातें हैं, वो आपको खुद समझ में आएगा जब आप बड़े हो जाओगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट जो छोटी सी बात है जो अभी आपके लेवल तक के लिए है, वो यही है कि बिजनेस वो भी करते हैं। समझ में आया बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग एन एक्टिविटी वेदर इट इज एन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। मैं कैसे पहचानूं सर कि ये इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है? सर यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। क्या सर? कि मैं पहचानूं कैसे सर ये इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? देखो कितना सिंपल सा बता दिया। इफ द ऑब्जेक्टिव और द एक्टिविटीज परफॉर्म with an objective of earning a money, then it is an economic activity. अच्छा सर, और if the activity is performed without the aim of earning money, that is an non economic activity. सर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। अच्छा सर एक एग्जांपल देता हूँ दूसरा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ। एक डॉक्टर है, वो अपने क्लिनिक पे पेशेंट्स को देखता है एब्सोल्युटली फ्री। अच्छा सर, बट देखता है अपने क्लिनिक पे और दवाई लिख के दे देता है, आप ये दवाई बाहर से ले लेना, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं फ्री कंसल्टेशन देता हूं जस्ट बिकॉज आई वांट टू डू सम चैरिटी। ठीक है, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? आप तीनों तीनों बताइए, पहले एक बताएगा फिर दूसरा फिर तीसरा। पहले अंश, अंश आप बताइए पहले, वेदर दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्वेश्चन मेरा सुन ही लिया हो आप तीनों ने। सर एक नॉन डॉक्टर है, इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक। ऋषि? नॉन इकोनॉमिक। तीसरा तो नॉन इकोनॉमिक बोलेगा ही जब दो ने बोल दिया। मंथन आप भी बता दीजिए। आवाज नहीं आ रही, शायद आपने म्यूट कर रखा है क्या मंथन? आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आपकी लिपसिंग हो रही है बट आवाज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही मुझे समझ में नहीं आया। ऋषि आप बोलना एक बार जरा, आपकी आवाज आ रही है? नॉन इकोनॉमिक। आवाज आ रही है इनकी, मंथन की आवाज नहीं आ रही मेरे को। मंथन आप चैट बॉक्स पे डाल दीजिए ना लिख के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं प्रिज्यूम कर लेता हूं कि उसने भी नॉन इकोनॉमिक बोला। आंसर इज यस, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर क्यों? ही इज नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दी पेशेंट्स। क्या वो कुछ चार्ज कर रहा है? नहीं, वो कुछ चार्ज नहीं कर रहा। ठीक है, मंथन जी ने भी बोल दिया कि ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, ठीक है जी। तो ये, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो एक चीज क्या होती है यहाँ पे। एक सेकंड रुकना जरा। यहाँ पे देखो पता है बच्चे क्या है, इसमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑब्वियसली क्योंकि वो कुछ चार्ज नहीं कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा एक आपके इसमें एनसीईआरटी में एक चार्ट बना हुआ है डिफरेंस का, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिफरेंस। अगर एनसीईआरटी है तो सुभाष डे में तो मुझे पता है होगा पक्का। इसमें देखना जरा, एनसीईआरटी में बना हुआ है चार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का।
सर सुभाष देव में भी नहीं बना हुआ। और एनसीईआरटी में है? मंथन मुझे आवाज नहीं आ रही, आपने अभी तो म्यूट किया हुआ है, मुझे लगता है अभी इस वक्त तो म्यूट किया हुआ है मंथन ने। सर नहीं बना हुआ। मंथन कह रहा है नहीं है सर। ठीक है, नहीं है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है। इकोनॉमिक और ये है नॉन इकोनॉमिक। आई होप कि आपको मेरा बोर्ड दिख रहा होगा। इसमें है अर्न मनी, इसमें है सेटिस्फैक्शन। मैं बस मेन इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है, ज्यादा कहानी करने की जरूरत नहीं। यस सर। सेटिस्फैक्शन, देन इसमें मनी मेजर्ड, और इसमें नॉट मेजर्ड, क्योंकि यहाँ पैसा होता ही नहीं है तो हम मेजर किसको करेंगे? यहाँ पे है फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन। अगर मैं सेटिस्फैक्शन देखूं तो क्या है? फाइनेंशियल। कहाँ पे? इकोनॉमिक में। और यहाँ पे पता है क्या है? मेंटल सेटिस्फैक्शन। अगर मम्मी बच्चे को खाना बना के देती है तो उसको फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता आप लोगों से, उनको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि बच्चे ने खाना खा लिया, बस खत्म बात, और कुछ नहीं चाहिए उनको आपसे। ठीक है सर, ये डिफरेंस मैं बता रहा हूँ आपको। देन आगे ये हमेशा रेगुलर बेसिस पे चलता है। क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे रन करती है, और ये ओनली ड्यूरिंग लेजर और फ्री टाइम। ठीक है सर, बस इतना बहुत है, और एक दो एक्टिविटी उसके अलावा मैं मेरे को लगती नहीं है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, बस खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? अर्न मनी, सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे पैसा अर्न करना है मेरा एक लक्ष्य है, पर यहाँ पे मेरे को केवल सेटिस्फेक्शन चाहिए, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए। क्या? अगर डॉक्टर फ्री कंसल्टेशन दे रहा है तो उसको बेचारे को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि यार मैंने आज 10 लोगों का भला कर दिया, उनको फ्री कंसल्टेशन दे दिया, खत्म बात, मुझे कुछ नहीं चाहिए यार। ठीक है। मनी मेजर्ड, अगर पैसा होगा तभी तो मेजर करूंगा, तो यहाँ पे तो मेजरमेंट हो ही नहीं सकती ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो पैसा इन्वॉल्व ही नहीं है। कहाँ पे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन सेटिस्फेक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी में फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन इज अवेलेबल, प्रेजेंट है, बट यहाँ पे क्या है? मेंटल सेटिस्फेक्शन अवेलेबल है। ठीक है सर, ये रेगुलर बेसिस पे होती है। क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर कैसे? एग्जांपल देना। अरे यार, एक दुकान खोल के बैठा हुआ है, एक पान की दुकान खोल के बैठा हुआ है एक इंसान, तो वो क्या 2 दिन ही चलाता है दुकान और 1 महीने बंद रखता है? ना ना, वो तो 12 महीने चलाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करेगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के अपने बच्चों को पाल सके। लेजर और फ्री टाइम, जब मम्मी के पास टाइम होता है, जब उस डॉक्टर के पास टाइम होता है ना, तभी वो देखता है फ्री पेशेंट्स। ऐसा नहीं है क्या कि वो डॉक्टर हमेशा फ्री में देखे पेशेंट। क्यों बच्चों? कैसे यार? पॉसिबल नहीं है ना उसके लिए ये चीज। क्यों? अगर वो हमेशा फ्री में देखेगा पेशेंट को तो वो पैसा कैसे कमाएगा, अपना पेट कैसे भरेगा, अपनी फैमिली को कैसे देगा कुछ कमा के? आप खुद सोचो ना। तो वो क्या करता है हमेशा? ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो चैरिटी करते हैं, नो डाउट अच्छे लोग हैं बहुत, बट वो तभी करते हैं जब उनको ये पता होता है कि मेरे पास एक बैकअप है। कहाँ? किस चीज का? पैसे का। वही लोग चैरिटी कर सकते हैं और वही करते भी हैं। जिनके पास बैकअप नहीं होता, जिनके पास टाइम नहीं होता, वो कैसे चैरिटी कर सकता है? एक बंदा 9 घंटे की नौकरी करता है, ऑफिस जाता है सुबह, शाम को बेचारा घर आता है, वो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो चैरिटी करेगा? संडे का टाइम मिलता है, सर संडे को चैरिटी करा लो। अरे संडे को तो आराम करेगा वो, उसको मशीन बना दो तुम, संडे को भी काम करे, मंडे को तो करता ही है तू, संडे को भी जाओ ऑफिस, तो पागल ही हो जाएगा बेचारा। एक दिन तो एटलीस्ट मिलना चाहिए उसको अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। हाँ सर, ठीक है। समझ में आया बच्चों दोनों को? तीनों को समझ में आया? इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मुझे इसके यस अलावा सर। कुछ नहीं कहना इसमें, अब इसमें सब कुछ। यस हाँ सर। बच्चों, कुछ पूछना है तो बताओ, कुछ पूछना है तो बताओ। नहीं सर, आ गया समझ। सर नो सर।
कोई डाउट वगैरह है तो मेरे से पूछना प्लीज है। अच्छा देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट देखो, अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट। आप लोगों का करियर जो है वो मेन 12th के बाद बड़ा जबरदस्त कर्व लेता है। 12th तक सब एक नॉर्मल चाल चल रहे होते हैं। 12th के बाद कोई इधर चला जाता है, कोई इधर, कोई उधर, कोई इधर, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई साइड में। मतलब इतने सारे फील्ड्स होते हैं, इतनी सारी, मतलब आपको ये लगेगा कि यार कहाँ जाऊं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा यार। एक ऐसा स्टेटस आ जाता है, एक ऐसा मेंटल स्टेटस बन जाता है स्टूडेंट का 12th के बाद। यार क्या करूं यार, बीकॉम तो करनी ही करनी है यार, ये तो सभी करते हैं यार। इसके अलावा क्या करना है मुझे लाइफ में यार, मुझे अपना करियर सेट करना है, क्या करना है। अच्छा मिडिल क्लास वाले बंदे ये भी नहीं सोचते, अरे बॉम्बे चला जाऊं, एक्टिंग सीख लेता हूँ। कितने बच्चे सोचते होंगे, तुम्हारी क्लास में 40 बच्चे होंगे, 40 में से एक बच्चा भी अगर ये सोच रहा हो ना, तो भाई साहब आप, मतलब मैं चैलेंज कर सकता हूँ आपको, कोई नहीं सोचता। क्यों पता है? क्योंकि मिडिल क्लास है ना, सोच थोड़ी सी कंजर्वेटिव होती है, थोड़ी सी रिजर्व होती है, कि नहीं यार अगर कल को वहां पे करियर नहीं बना तो क्या होगा। और रे बाप रे बाप, बात तो सही है। तो कहीं ना कहीं कुछ बोल्डनेस भी चाहिए होती है, कहीं ना कहीं, ठीक है। ओके सर। अच्छा सर, इसके अलावा तो मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं कि इतने सारे फील्ड्स होते हैं कि आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि मैं कहां सेट होऊंगा और कहां पे मैं मैक्सिमम मैक्सिमम सक्सेस अचीव कर पाऊंगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। सर ये जो चार्ट बना हुआ है ना यहाँ पे, आप शायद देख रहे हो, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये वो तीनों चीजें जो है ना, ये उसी को दर्शाते हैं, उसी को शो करते हैं। बिजनेस करूंगा, अरे हाँ यार बिजनेस भी कर सकता हूँ यार, बिजनेसमैन लाइक टाटास, अंबानीज, बिरलास, डालमियाज, यार इतना पैसा यार, इतना पैसा यार, सच में। अगर मैं जॉब करता रहा ना 30 साल 40 साल भी, तो इनके आधे से भी, मतलब इनका 10% भी नहीं कमा पाऊंगा जितना बंदा बिजनेस में कमा लेता है। बात तो सही है। बट बच्चों, हर चीज की मेरिट्स डिमेरिट्स होती है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, प्रॉस कॉन्स, हर चीज का होता है। तुम किसी भी चीज को उठा लेना कभी भी, हर चीज को, इवन मोबाइल भी पकड़ते हो ना, मार्कर भी पकड़ते हो ना हाथ में, इसके भी अपने मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं। तो ये तो आपका करियर डिसाइड करने वाली चीज है। अच्छा सर, बिजनेस मैंने बता दिया आपको क्या होता है, प्रोफेशन मैंने बता दिया आपको क्या होता है। सर एम्प्लॉयमेंट, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी तो मैंने सबसे पहले क्या पढ़ा था, ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी कुछ भी करे बंदा, कुछ भी, उसको ह्यूमन एक्टिविटी कह देते हैं। फिर उसमें दो डिवीजन होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर इन दोनों को पढ़ा मैंने, दोनों का डिफरेंस पढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। उसके बाद अब मैं आ गया हूं केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी पे फोकस करूंगा आप कुछ देर। पता है बच्चों, हमारा जो करियर होता है ना, वो करियर भी हमारा इसी तरीके से फ्रेम्ड होता है। पहले तुम 10th पढ़ते हो, फिर 12th में आते हो, 12th के बाद और डीप में घुस जाते हो किसी चीज में, फिर उसका स्पेशलाइजेशन आपके पास आ जाता है, उसी में तुम्हारा करियर सेट हो जाता है, और फिर ऐसे ही एक इंसान की लाइफ कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही होती है हमारी लाइफ, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं। मैं अपनी बात करता हूँ, प्रोफेशनल हूँ मैं, मैंने एक प्रोफेशन चुना, उसको कंप्लीट कर लिया, पढ़ाई कर ली, चलो ठीक है। अब मैं उस प्रोफेशन से रिलेटेड काम करूं या कोई अच्छी जॉब पकड़ लूं जिसमें पैसा ज्यादा हो, नहीं मैं तो अपने प्रोफेशन के साथ ही रहूंगा। नहीं यार, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मैं तो अपने प्रोफेशन वाली काम करूंगा। फिर मेरे को एक ऑप्शन आता है, क्या, अरे यार उस फलानी जॉब में इतना पैसा है यार, तू अपने प्रोफेशन का क्या करेगा। अच्छा, फिर तीसरा ऑप्शन आता है, अरे बिजनेस ही कर ले, क्या करेगा, इसमें कुछ नहीं रखा यार। इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, इतने ऑल्टरनेटिव्स आते हैं, इंसान कंफ्यूज हो जाता है, करूं तो क्या करूं। तो सर ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, ऐसे टाइम पे वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल कहे और जो तुम्हें लगे कि मैं इसमें सेटिस्फाई, मुझे ज्यादा भगदड़ नहीं मचानी, मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं इसमें सेटिस्फाई हूँ, दैट्स इट। तो जहां देखो, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव मैं कहीं पढ़ रहा था, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, करियर बनाने का और किसी अच्छे काम को करने का, अपने बिजनेस को करने का, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट जो भी, हैप्पीनेस। अल्टीमेट पता क्या है मोटिव तुम्हारा, हैप्पीनेस, खुशी। तुम्हें खुशी किस चीज में मिलती है, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना भाई, कि खुशी तुम्हें किस चीज में मिलती है। अगर तुम्हें बिजनेस में खुशी मिलती है, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, बिजनेस करो। सर जॉब में मिलती है, जॉब कर लो। सर प्रोफेशनल जॉब में मिलती है, यानी कि कोई प्रोफेशनल डिग्री उठा के, उस डिग्री का बैकअप लेके
कि अब मेरे पास एटलीस्ट ये डिग्री तो है, उसका यूज करके आगे बढ़ने का ऑब्जेक्टिव है, उसमें मुझे खुशी मिलती है तो उसमें चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली तुम किस फील्ड में खुश होते हो जाके, वो देखने वाली बात है। वो तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं बता सकता, ना तुम्हारा टीचर बता सकता, ना तुम्हारी फैमिली बता सकती, वो तुम खुद अपने आप अपने लिए सर्च करते हो। हमेशा ध्यान रखना, जिसमें खुशी मिलती है वो करो, बस सिंपल सा आंसर मेरा तो ये है, जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है उस काम को करना चाहिए हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस involves providing goods and services to earn profits. सर ये तो बता दिया ना मैंने, business to earn profit, it involves services, selling of goods and earn profit. ठीक है सर। उसके बाद लिखा प्रोफेशन involves providing professional services to earn fees. मैं एक डॉक्टर की बात करता हूँ, वो अपनी प्रोफेशनल सर्विस देता है, एक क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, फिजिशियन है, सुबह से शाम तक 20 पेशेंट भी देख ले, उसकी 1000 रुपए फीस है, उसके 20,000 रुपए बन गए, यही उसकी प्रोफेशनल फीस है, वो अर्न करता है, वो बहुत सेटिस्फाई है अपने प्रोफेशन में। अच्छा, ये हो गया प्रोफेशनल। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में सर ये 80% 70% लोग एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं हमारे देश में, खासकर बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट में मैक्सिमम लोग रहते हैं, ग्रेजुएशन करी जॉब में लग गए, खत्म बात। ठीक है सर। सर ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है, हाँ बिल्कुल बच्चों, आपको जिसमें खुशी मिले वो करो। ठीक है सर। इसमें लिखा है इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टू अर्न सैलरी। एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में। आप मेरी कंपनी के लिए ये काम करके देंगे तो मैं आपको 50,000 रुपए महीना दूंगा। एम्प्लॉय बोलता है मैं तो करके दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतनी छुट्टियां मिलेंगी। ठीक है सर। वो पूरा अपॉइंटमेंट लेटर में दिया होता है एम्प्लॉय को, उस एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट लेटर के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है एक एम्प्लॉय को, और बदले में उसको कंपनी क्या देती है, सैलरी, और इसके अलावा पर्क्स, बेनिफिट्स, परक्विजिट्स, वो सब मिलता है उसको। ठीक है सर। ये एम्प्लॉयमेंट वाला रूट है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहे कितनी भी तरीके की हो, क्या बिजनेस, प्रोफेशन और या फिर एम्प्लॉयमेंट, मुझे पैसा तो तीनों से ही मिलेगा, ये तो पक्का है। हाँ सर, ये बात तो सही कही आपने, पैसा तो मुझे तीनों एक्टिविटियों से मिलने वाला है, तभी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर यहाँ पे मेंटल सेटिस्फेक्शन, नो मनी मेजरमेंट, और क्या बोलते हैं, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, मेंटल सेटिस्फेक्शन, ये सब चीजें होती तो ये क्या बन जाती, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती। अच्छा सर, ठीक है, ओके सर। अब बच्चे यहां तक मेरी इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का खेल खत्म हो गया। एक छोटी सी बात बता के आगे बढ़ता हूं। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी आपसे डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये सब चीजें पूछी जाती हैं, हमेशा ध्यान रखना मैं दो तरीके से आंसर देता हूं। सर जैसे एग्जांपल दो सर, मेरे से पूछा डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है सर, मैं उसमें आंसर देता हूं सबसे पहले पैराग्राफ। पहले मैं 3 से 4 लाइन में इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताता हूं, 3 से 4 लाइन में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताता हूं। उसके बाद लेट सपोज क्वेश्चन है 5 नंबर का, दोनों का डिस्टिंग्विश बताओ, 5 नंबर का क्वेश्चन ले जाओ नंबर, कोई दिक्कत नहीं। या फिर कोई केस स्टडी क्वेश्चन आ गया आपके पास और आपको लगता है कि मुझे डिफरेंस बिटवीन बताना चाहिए इस आंसर में, क्योंकि ये मेरे से इनडायरेक्टली डिस्टिंग्विश पूछ रहा है और मुझे बताना चाहिए, तभी मेरे को पूरे नंबर मिलेंगे इसमें, और आपको लगता है, फिर क्या करो, एक लाइन में इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखो, एक लाइन में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखो, और 3 से 4 पॉइंट में टी शेप में, क्या बोल रहा हूँ, टी, टी फॉर टाइगर, टी शेप में डिस्टिंग्विश डाल दो वहां पे 3 से 4 पॉइंट में। और कैसे, फॉर्मेट कैसे होना चाहिए सर उसका, फॉर्मेट उसका कुछ इस तरीके से होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। अच्छा, क्या है सर ये, इसमें आ जाएगा बेसिस, इसमें आ जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इसमें आ जाएगी नॉन इकोनॉमिक। 3 कॉलम, 1 2 3, इसमें आ गया बेसिस, इसमें आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इसमें आ गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पूरे नंबर मिल गए, खत्म बात हो गई। अच्छा सर, तरीका अच्छा है। बेसिस मतलब क्या होता है सर, थोड़ा सा बताओ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो समझ में आ गया मुझे, सर बेसिस क्या होता है। देखो बच्चों, अगर आपके पास बुक होती तो मैं सीधा ही बता देता आपको, इसने दिया है ये चीज, इसलिए मुझे संदीप गर्ग की बुक अच्छी लगती है। बेसिस फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी में फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी, और इसमें है सेटिस्फेक्शन। पता है इसमें क्या लिखा है इसका बेसिस,
इसका बेसिस लिखा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो मुझे पता चल गया कि ये क्या बात करना चाहता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न मनी। ओके। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न सेटिस्फेक्शन। कौन सा वाला? मेंटल। ओके बच्चों, बेसिस का मतलब पता लगा? बेस, बेस, रीजन, ग्राउंड, ग्राउंड ऑफ रीजन। किस बेस पे कहते हो आप कि ये डिफरेंस है? किस बेस पे कहते हो आप ये डिफरेंस है इसका, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक का? भाई इस बेस पे कहता हूं। क्या पहला बेस? ऑब्जेक्टिव। ओके सर, समझ में आया तीनों को? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों जरा फटाफट। इसमें बहुत ही ज्यादा जनरल चीजें हैं, बहुत ज्यादा जनरल। ये जो चैप्टर है ना पूरा, इसमें अभी तो कुछ खैर आया ही नहीं है इसमें, मेरे को पता है क्या क्या चीजें हैं इसमें। मतलब ये समझ लो कि अभी तो वो वाले चीजें स्टार्ट ही नहीं हुई जहां से आप क्वेश्चंस बनने चालू होते हैं। बस एक इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा बहुत लगता है मुझे, बहुत ही स्लाइड चांसेस के भी आने के, ज्यादा नहीं है, बट कई बार होता है आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन के कि आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि ये इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर दिस इज एन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, थोड़ा सा दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूँ फटाफट फटाफट, 2 मिनट के अंदर अंदर सुनो फटाफट। सबसे पहले मैंने आपको ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में बताया। फिर ह्यूमन एक्टिविटी में 2 एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। उसके बाद मैंने दोनों का डिफरेंस आपको बताया, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंस कैसे बताया। मेंटल सेटिस्फेक्शन, फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन, वहां पे पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ पे इकोनॉमिक में। नॉन इकोनॉमिक में मेंटल सेटिस्फेक्शन की वजह से उसको परफॉर्म करता है एक इंसान। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। देन उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी की फर्दर 3 डिवीजन आपको बताई। पहली बताई बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट। तीनों से ही मुझे पैसा मिलता है कमाने को। That is why these are covered, these 3 activities, employment, profession, business, are being covered under economic activity only because we are earning money over here, from here. Fine. So ये this is an economic activity up to here. Non-economic activity, we have already gone through the non-economic activity. Fine. Now we are proceeding towards business. What is business? Although I have already mentioned, or although I have already discussed with you about the business, what is business and what is the difference between business and प्रोफेशन, बट स्टिल वी नीड टू नो कि बिजनेस में डेप्थ में अगर हमें स्टडी करना है, देन हाउ वी हैव टू प्रोसीड अहेड टू लर्न अबाउट द बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? बच्चों बिजनेस बहुत तरीके का होता है। एक पान शॉप भी खोलता है एक इंसान, गरीब आदमी। एक जनरल स्टोर भी खोलता है, थोड़ा लोअर मिडिल क्लास। एक डिपार्टमेंटल स्टोर शोरूम भी खोलते हैं, साड़ियों की बड़ी बड़ी दुकानें भी खोलते हैं, अपर मिडिल क्लास। और रिच क्लास, जिनके बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल्स होते हैं और डाइनिंग्स होती हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स बड़े बड़े। आप जाएंगे कभी सीपी वगैरह में, लाजपत नगर, सरोजनी नगर, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं। तो हर तरीके का बिजनेस होता है, एग्री, फाइन। बट यहाँ पे 2 चीजें ध्यान देने वाली है। पहला कि बिजनेस जो है वो मैं किस लेवल पे स्टार्ट करता हूँ। अच्छा सर, जैसे कि बिजनेस तो मुझे क्लियर है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो वहां पे मैं अर्न प्रॉफिट, केवल प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करता हूँ। इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य है ही नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, कोई एम है ही नहीं, कोई लक्ष्य है ही नहीं। ठीक है सर, बट एक बात बताओ ना, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ध्यान से सुनना, सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटरशिप मतलब व्यवस्था। इस प्रोप्राइटरशिप, एक सोल मतलब सिंगल, सिंगल बंदा बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। 2 बंदे कम से कम या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसको कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म। 2 से ज्यादा और अनलिमिटेड बंदे काम करते हैं, अनलिमिटेड, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में फिर भी लिमिट होती है मैक्सिमम की, बट इसमें लिमिट ही नहीं होती। इसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी। अच्छा, ये क्यों बता रहे हो सर एलएलपी के बारे में? ऑल्दो तो हमारे सिलेबस में ज्यादा है नहीं इसके बारे में,
क्योंकि बच्चों आगे आपको इसको पढ़ने को मिलेगा LLP क्या होती है, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को बताता चलता हूँ मैं, ठीक है ना। कल को ये ना बोलो कि यार हमने तो सर से पढ़ा था नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, पर सर ने हमें ये नहीं बताया यार LLP नाम की भी कोई बला है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। ओके सर। उसके बाद आती है कंपनी। कंपनी और फर्म में क्या डिफरेंस होता है सर, थोड़ा सा बता दो, क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में। किस में पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। अभी क्या पढ़ रहा हूं पता है मैं, बिजनेस एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, फीचर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं बच्चों को अपने, कि तरह तरह के बिजनेस, किस किस तरीके के बिजनेस का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा सर, व्यवस्था कितने तरीके की होती है बिजनेस में भी, तो मैंने बताया ना पहले, सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल बंदा भी बिजनेस करता है, पान की दुकान खोल के बैठा हुआ है, सोल प्रोप्राइटरशिप। बिस्लरी की बोतल बेचता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, अपने बल पे बस बेचारा। छोटे मोटे से नकली नकली से जो वो होते हैं ना कैश मेमो, उन्हीं पे लेके डाल देता है 20 रुपए की बोतल, ये दे दी, सो दैट कि वो बंदा जो कंपनी में जॉब करता है वो 20 रुपए की जॉब पर्ची जो है अपनी कंपनी में दिखा देगा और बोलेगा देखो ये रहा कैश मेमो। वो बोलेंगे बिल का है, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे 20 रुपए की कोई बिल देता है क्या यार, कैसी बातें करते हो यार, ये रहा ना कैश मेमो, छोटी सी दुकान से लिया था, कैश मेमो लिख के डाल दिया उसने 20 रुपए इस पे, चल ठीक है यार ले जा 20 रुपए। कंपनी ने मेरे को 20 रुपए रीइंबर्स कर दिए, वापस कर दिए, ठीक है सर। पता है कंपनी और फर्म में डिफरेंस क्या होता है, कंपनी के नेम के पीछे हमेशा लिमिटेड लगा होता है, क्या लगा होता है, लिमिटेड। अच्छा सर, बड़ा अच्छा तरीका बताया आपने कंपनी को और फर्म को डिफरेंशिएट करने में दोनों में, कि उसके नाम के पीछे लिमिटेड लगा होगा हमेशा, और इसके नाम के पीछे सर क्या होगा, कुछ होता है इसके नाम के पीछे, इसके नाम के पीछे कुछ नहीं होता। अच्छा सर, फर्म और LLP में कैसे डिफरेंस करूंगा, क्योंकि दोनों ही फर्म है, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, बट थोड़ी सी लिमिट्स का है, आपने बताया था कि पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम लिमिट्स होती हैं, LLP में वो भी नहीं होती। हमेशा LLP फर्म के नाम के आगे LLP लगा ही होगा, जैसे कि B&C कंपनी LLP, TR चड्डा कंपनी एंड LLP, ओके सर। बट पार्टनरशिप फर्म के आगे LLP नहीं लगा होगा, क्योंकि वो LLP होता ही नहीं। अच्छा सर, वहां पे केवल क्या लिखा होगा, KC चंद्रा एंड CO, CO मतलब कंपनी, KC चंद्रा एंड कंपनी। अब इस कंपनी को कंपनी मत समझ लेना, वो प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड वाली वो अलग चीज है, ये पार्टनरशिप फर्म है, बट ये एक बोलते हैं ना वो नेमिंग कन्वेंशंस जो है वो डिफरेंट है दोनों में। तो यहाँ पे CO लगा देते हैं बस, उसको कंपनी पढ़ते हैं लोग, ठीक है ना, वो कंपनी होता भी है, बट वो प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो अलग होती है। अच्छा सर, वहां पे शेयर कैपिटल्स होती हैं कंपनीज में, शेयर कैपिटल्स, शेयर्स होते हैं। अच्छा सर, वहां पे डायरेक्टर्स होते हैं, वहां पे पार्टनर्स नहीं होते। अच्छा हाँ सर, ये बात तो सही बताई आपने, कि पार्टनरशिप फर्म का मतलब है पार्टनर है वहां पे, कंपनी में क्या होते हैं, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स। अच्छा सर, शेयर कैपिटल, यहाँ पे क्या होती है पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनर्स कैपिटल। सर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में क्या होती है सर, कैपिटल, केवल कैपिटल। वहां पे ऐसे मत बोलना सोल प्रोप्राइटर्स कैपिटल, ना ना ना, केवल कैपिटल, खत्म बात। सर पार्टनर्स में पार्टनर्स कैपिटल, सर कंपनी में शेयर कैपिटल। अच्छा सर, तभी अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बच्चों, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, दिमाग लगाना ध्यान से थोड़ा सा, कि तीनों में चारों में डिफरेंस क्या है। मैं क्योंकि मेरे से एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, मैं एक CA के पास जॉब करता था, उसने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया कि ये सामने देख, टैली सॉफ्टवेयर होता है एक, उसने बोला सामने देख बैलेंस शीट, मैंने कहा बोला बताइए मुझे ये फर्म की बैलेंस शीट है या कंपनी की बैलेंस शीट है। मैंने देखा, बड़ी देर तक घूरा, अब सर पे ही बैठा है पीछे, मैंने कहा तो दिमाग खाएगा 10 मिनट तक, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और झूठ तो बोलूंगा नहीं तुम लोगों से बच्चों से, आंसर तो गलत ही दिया मैंने, सही तो दिया नहीं, क्योंकि मेरी शुरुआत थी, मुझे पता नहीं था कि क्या बोलना है, कैसे टैली देखूं, क्योंकि मेरी तो ट्रेनिंग चल रही थी उस टाइम। तो मैंने बोला सर समझ में नहीं आ रहा, सर कंपनी है क्या, कंपनी नहीं है फर्म है। सर आपको कैसे पता चला एकदम से, सर आपने तो नाम भी नहीं देखा, बट क्योंकि नाम ऊपर लगा नहीं था, नाम से मैं पहचान लेता, अगर लिमिटेड लगा होता तो कंपनी बोल देता फटाक से, बट उसने नाम छुपा रखा था, केवल बैलेंस शीट दिखा रहा था, तो बैलेंस शीट से कैसे पता लगाऊं, तो बैलेंस शीट से आप लोग ऐसे पता लगाओगे, अगर वहां पे शेयर कैपिटल लगा है तो कंपनी, पार्टनर्स कैपिटल लगी है पार्टनरशिप फर्म, और अगर केवल कैपिटल लगी है तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस।
और इसके अलावा उसमें पता है क्या था, वो पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट, मैंने कंपनी बोल दिया था। पता है उसने क्या लॉजिक दिया उसका, पर पार्टनर्स कैपिटल तो थी लिखी हुई, उसने बोला ड्राइंग्स दिख रही है तेरे को इसमें, मैं कहा हाँ सर ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स कौन करता है? हाँ सर पार्टनर्स करते हैं ड्राइंग। कंपनी में डायरेक्टर को ड्राइंग्स देखा है कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने पैसा निकाल लिया कंपनी में से, विड्रॉ कर लिया फॉर पर्सनल यूज? नेवर, यू कैन नेवर से। ड्राइंग्स क्या होती हैं आपको पता चलेगा जब आप 12th में आओगे, 11th में भी पता चली जाएगा वैसे तो। ड्राइंग का मतलब, ड्राइंग्स होती है बच्चे कि पार्टनर ने अपनी फर्म में पैसा लगाया, उसको कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल। बट उसमें से कभी कभी उनको 5-10 हजार रुपए की जरूरत पड़ गई किसी एक पार्टनर को, मिस्टर ए को। तो उसने बोला बी को, यार मेरे को भाई बी, मुझे ना कुछ पैसे की जरूरत है, तो क्या मैं फर्म के खाते में से 5,000 रुपए निकाल लूं? उसने बोला निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है भाई। वहां पे हमने अपने बैलेंस शीट में क्या दिखाया उसको, ड्रॉइंग्स डन बाय मिस्टर ए, 5,000 रुपए। तो सर क्या ये 5,000 रुपए मिस्टर ए वापस करेगा फर्म को? आंसर इज यस। सर अगर नहीं करेगा तो लड़ाई हो जाएगी दोनों की आपस में। बी की बोलेगा भी यार तूने फर्म के खाते में से पैसे निकाले थे 5,000, आज तक नहीं डाले तूने, ब्याज के साथ दे वापस, इंटरेस्ट दे उस पर, कितने दिन यूज किया तूने 5,000, क्योंकि मेरा भी है फर्म, मैं भी हिस्सेदार हूं इसमें। इसका मतलब ये नहीं कि तू भी है फर्म तो तू सारा कुछ वेस्ट करता जाएगा। बच्चों थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है आप लोगों को, या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ? यस सर, आ रहा सर, सर हो रहा है। समझ में आ रहा। ठीक है, अब थोड़ा सा बिजनेस पे आओ बच्चों फटाफट। बस मैं यहाँ तक ही बताना चाहता था। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को तो हम इतना डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा मैं इसको बिजनेस को क्लियर करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ कि बिजनेस में क्या चीजें हैं। मैं थोड़ा सा बिजनेस के बारे में पढ़ूंगा अपनी बुक से, फिर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा एक दो चीजें क्या है इसमें। एक बार देखना बच्चों, बिजनेस मीन्स बिजीनेस और स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। पता है बिजनेस वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? बिजी, स्टेट of being busy. A person may be busy in playing computer games or watching TV. However, in such cases, he will not be doing any business as economic element is business missing in these activities. अच्छा, हम वीडियो गेम खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा पबजी के बारे में। तो आप खेलते हो Yes, sir. तीनों? नो तीनों सर। खेलते हो? कभी कौन कभार। कौन खेलता है? सर मैं नहीं खेलता। ऋषि आप खेलते हैं? यस सर, कभी कभार। और आप अंश, और आप मंथन? सर मैं नहीं खेलता। क्या ऐसा है, अब इसको खेलना बंद कर दो और बाहर जाके क्रिकेट खेला करो, फुटबॉल खेला करो भाई। ये वीडियो गेम वगैरह में इससे एक तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, और दूसरा तुम्हारा, तुम्हें पता नहीं अब शायद पता होगा इस चीज का, मेडिटेट जो करते हैं ना लोग, उनका फोकस बनता है हर चीज पे। इससे फोकस हट जाता है इंसान का, क्योंकि ये ब्रेन पे, हमारी नसों पे अटैक करती है चीजें। हमारी आंखें, नर्व्स में दर्द होता है, हमारी मसल्स वीक होती जाती है इन सब चीजों से। तो ये तो यूजलेस है, बिल्कुल यूजलेस। इससे अच्छा तो मैं तुम्हें बोलूं, सजेस्ट करूं, ग्राउंड में जाके खेलो जितना खेलना है, दबा के पढ़ाई करो और दबा के खेलो, पर ग्राउंड में खेलो, घासों पे खेलो जाके। यहाँ गेम्स वगैरह घर पे, कंप्यूटर वगैरह इन पे मत खेला करो, बिल्कुल हेल है, बिल्कुल वर्थलेस है, बिल्कुल फायदा नहीं है इन सब चीजों का। बाकी हम लोगों की मर्जी है, ठीक है। आगे देखिए बच्चे, इसमें इसने एक चीज बोली देखो, कि अगर मैं कुछ पैसा कमा रहा हूं तो ही मैं बिजनेस कर रहा हूं, अदरवाइज मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा। एग्जाम्पल, आप अगर मेरे को बोलो सर आपने बोला बिजी मतलब बिजनेस, बिजनेस वर्ड जो है वो बिजी से डिराइव हुआ है, तो सर बिजी तो हम भी रहते हैं। कैसे सर? अरे सर पूरे दिन पबजी खेलते हैं हम भी तो बिजी हैं, तो हम भी तो बिजनेस कर रहे हैं। बेटा आप बिजनेस नहीं कर रहे। क्यों सर? बिजनेस अगर आप कर रहे होते तो आपके पास पबजी खेल के पैसे आते ना, पैसे तो आ ही नहीं रहे, टाइम ही वेस्ट हो रहा है उल्टा। अभी मत बोलना कि सर उसमें हम कॉइन अर्न करते हैं, वहां से हमें फिर पैसे होते हैं, फिर हमारे पैसे रिडीम हो जाते हैं उतने ही, तो वो फालतू की चीज है। जहां से मैं कुछ अर्निंग करता हूं उस एक्टिविटी को मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कहता हूं, और उसको फर्दर मैं बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में डिवाइड करता हूं। ठीक है सर। फीचर्स ऑफ बिजनेस, बड़े सिंपल सिंपल से फीचर्स बताए इसने, देखो बड़े सिंपल सिंपल से। एक फीचर क्या है? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यार क्या कोई नई चीज बता रहा है तू? ये तो हमें पता चल ही गया कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आया तीनों को? यस सर। यस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोल रहा है,
प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो यार ये भी तो हमें पता है, एक जनरल स्टोर का बिजनेस करने वाला बंदा सामान खरीदता भी होगा और उस सामान को बेचता भी होगा। हाँ सर, तो वो भी तो एक फीचर हो गया ना बिजनेस का, सामान खरीदना, सामान बेचना, सर्विस लेना, सर्विस आगे किसी को देना। सर सर्विस का डिफरेंस गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? गुड्स होता है जिसको आप टच कर सकते हो, सर्विस को आप टच नहीं कर सकते। अच्छा हाँ सर, बात तो सही कह रहे हैं सर, एग्जांपल देना जरा एक। सुनो बच्चों, मैं ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देता हूं, कोई भी मेरी लोकेलिटी में अगर रिलोकेट करता है मेरी लोकेलिटी से कहीं और उसके सामान की व्यवस्था करानी है और उसके सामान को उसकी पुरानी लोकेशन से ट्रक वगैरह में लोड करा के मैं उसकी न्यू लोकेशन पे प्लेस कराता हूँ उसके घर पे, that is called transportation services which is being provided to me by me to that particular person. Fine, this is called service, this is called service, and actually this is a business also. I am not selling any good, I am not procuring any goods from anybody, I am just providing the service to any stranger, but I am doing a business and that is an economic activity for me. Reason, I am earning a money from that person, because in exchange of that service he or she is going to give me any sort of something in return, something in return. That is an economic activity for me. That's why procurement of goods and services, this is a feature of business. ये business का एक feature होता है। अगर हम कोई भी सामान किसी से खरीदते हैं या आगे किसी को बेचते हैं, वो business का एक part होगा ही होगा। आप बिना सामान खरीदे, बिना सर्विस किसी को दिए बिजनेस कैसे कर सकते हो यार? हाँ सर, बात तो है। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सेल और एक्सचेंज में डिफरेंस होता है बच्चों को, आपको बताइए होगा। एक्सचेंज मतलब मैंने किसी अपनी बुक दी और उससे बदले में पेन ले लिए, ये एक्सचेंज है। और सेल, मैंने अपनी बुक बेच दी और बदले में उससे पैसे ले लिए, दिस इज कॉल्ड सेल। ठीक है सर, तो ये भी एक फीचर है किसका? बिजनेस का। नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये देखो कितना सिंपल सा एग्जांपल दिया है। इफ अ पर्सन सेल हिज मोबाइल एट अ प्रॉफिट, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। सर अगर मैंने अपना मोबाइल बेच दिया, ठीक है, तो क्या वो बिजनेस हो गया? सर आप ही ने तो कहा था कि सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो सर ये गुड्स है, एक सामान है जिसको मैं टच कर सकता हूं, तो ये गुड हो गया। ठीक है, इस गुड को मैंने बेच दिया अपने फ्रेंड को 10,000 रुपए में, मेरे दोस्त ने मुझे 10,000 रुपए दी थी, सर मैंने तो बिजनेस किया। आंसर इज नो, आपने बिजनेस नहीं किया बच्चे। क्यों सर? बच्चे बिजनेस वही होता है जो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। अच्छा यस सर, जो रेगुलर, क्योंकि फोर्थ पॉइंट यही तो है आपका, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिजनेस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर एंड रिकरिंग बेसिस। तो सर वो क्या था फिर? वो तो टाइम पास था बस, एक सामान पड़ा हुआ था आपके पास, वो आपने OLX पे डाला और उसको बेच दिया, वो बिजनेस थोड़ी हुआ। हाँ, एक काम हो सकता है, आपने ये अपना बिजनेस ही बना दिया, क्या कि मैं मोबाइल पुराने पुराने मार्केट से खरीद के लाता हूँ और उनको दोस्तों को बेचता रहता हूँ, ये आपका बिजनेस हो गया। क्यों? डीलिंग इन बिजनेस गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर एंड रिकरिंग बेसिस। रिकरिंग, इट इज समवॉट सिमिलर टू रेगुलर। ओके सर, दोनों सिमिलर हैं, इंटरचेंजेबल टर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट अर्निंग। जब तक मुझे बिजनेस में प्रॉफिट ना हो या मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करने का ना हो, मैं बिजनेस नहीं कर रहा। जब तक मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करने का हो ना हो, मैं बिजनेस कर ही नहीं रहा, मैं टाइम पास ही कर रहा हूँ। तो बिजनेस का एक अपना इंपॉर्टेंट फीचर है, आई एम डूइंग अ बिजनेस जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, नथिंग फॉर चैरिटी, nothing for any social service on a voluntary basis. I'm just doing a business only to earn a profit. That's it. Uncertainty of return. Uncertainty मतलब पता ही होगा बच्चों को, not clear whether I am going to get any sort of return or not. Every business aims to earn profit. However, there exists uncertainty of return. बेटा बिजनेस में तो हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है, ये तो हमेशा याद रखना। बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता,
बिजनेस अपने आप में एक बोल्ड डिसीजन होता है करने के। किसी भी बिजनेस को कर लो आप, आपको क्या लगता है कि हर बिजनेस में श्योरिटी है कि आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा? आंसर इज नो, कोई श्योरिटी नहीं होती कभी। श्योरिटी तो बस एक ही चीज की है कि हाँ बिजनेस चल गया तो प्रॉफिट है, नहीं चला तो डब्बा गोल, जीरो, कुछ नहीं मिलेगा, सब खत्म हो जाता है। क्योंकि बिजनेस में बड़ी जल्दी से फ्लरिश करता है आदमी और बड़ी जल्दी से नीचे चला जाता है। जॉब में क्या होता है, आस्ता 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 बड़े आराम आराम से, बड़े आराम आराम से, उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है, चला जाता है बंदा। समझ में आया बच्चे? यही डिफरेंस है। बट उसमें एक मिनिमम रिटर्न का श्योरिटी होता है। आपको 30 तारीख को पर्टिकुलर डेट पे आके आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। जॉब में ये फायदा होता है। बट उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई अनटूवर्ड रिटर्न्स मिल जाएंगी, कुछ मिलियन डॉलर आपको कमाने को मिल जाएगा एक ही बारी में, ऐसा कुछ नहीं होता जॉब। जॉब तो फिर जॉब की तरह होती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस, एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। ऑलवेज, हमेशा खतरा तो बना रहता है, रिस्क तो बनी रहती है बिजनेस। पता नहीं प्रॉफिट होगा नहीं होगा, पता नहीं मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, 36 तरीके की टेंशंस, ये हमेशा बिजनेस में। अब आप लोगों को शायद थोड़ा सा एनालाइज हो रहा होगा क्या कि यार सच में सर जो बोल रहे थे ना, अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वेदर टू डू बिजनेस और टू डू एनी प्रोफेशनल कोर्स एंड आफ्टर प्रोफेशनल कोर्स practice that profession, or whether to do any simple job or to follow yourself into an employment। देख रहे हो तीनों डिसीजन अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट है। या तो बिजनेस कर लो, या किसी प्रोफेशन को चुन के कर लो जब काम, या कोई एम्प्लॉयमेंट कर लो, या तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो। पर तीनों में अपने आप में अपने मजे हैं, अपने खतरे हैं, अपनी एडवांटेजेस हैं, अपनी डिसएडवांटेजेस हैं। चूज आपको करना है कि आप कहाँ पे फिट होते हो, ये आपको चूज करना है, आप कहाँ पे कंफर्टेबल हो। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है बच्चे आपके पास। अच्छा सर, बच्चे ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन है, ये ऑल्दो मैंने आपको बता दिया कि प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, बट स्टिल मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो ये चैप्टर जो है ना, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें अभी तक कुछ नहीं आया मेरे हिसाब से। इसमें कहानी थोड़ी सी जो स्टार्ट होती है वो, इसमें एक पॉइंट टॉपिक है कॉमर्स का, ब्रांच ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ऑल। वहां से थोड़ा सा चैप्टर में एक दो क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। ठीक है, मैंने जो आपको चीजें आज बताई हैं, फीचर्स ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह वगैरह, इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना प्लीज, सो दैट कि आपको भी ये लगे कि हाँ यार मैंने जो पढ़ा था वो मुझे समझ में आ रहा है। मैं थोड़ा सा एक बार और रिकॉल करा देता हूँ 1 सेकंड के अंदर अंदर, फिर उसके बाद मैं अपनी क्लास को वाइंड अप करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको एक्टिविटीज के बारे में पढ़ाया, ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में पढ़ा है। ह्यूमन एक्टिविटी कोई भी एक ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है, मैं भी एक ह्यूमन एक्टिविटी कर रहा हूँ आप लोगों के पास, बट दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है सर, सर क्या आप भी बिजनेस कर रहे हैं? आंसर इज यस, आई एम डूइंग माई बिजनेस। सर कैसे कह सकते हो सर आप तो सर कोई सामान बेच ही नहीं रहे। बेटा मैं सामान नहीं बेच रहा, मैं सर्विस तो दे रहा हूँ। अरे हाँ सर, ट्यूशन सर्विस दे रहे हैं सर आप। आंसर इज यस, यस सर। पर आप सर रेगुलर बेसिस पे दे रहा हूँ ना, रेगुलर बेसिस पे रोज ही तो लेता हूँ तुम्हारी क्लास। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो सर। एग्जाम्पल, जब तक बच्चा अपने आप से नहीं जोड़ता ना, उसको टॉपिक समझ में नहीं आता। अपनी ही आसपास के बैकग्राउंड से एग्जांपल्स को जब आप जोड़ने लग जाते हो ना, बिजनेस स्टडी आपके लिए आसान हो जाता है। बिजनेस स्टडी छोड़ो, कोई भी थ्योरी चैप्टर, थ्योरी सब्जेक्ट आपके लिए आसान हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या पढ़ा हमने? उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज के बाद हमने दो एक्टिविटीज पढ़ी, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंस पढ़ा, दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलवेज रिलेटेड टू मनी, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलवेज रिलेटेड टू मेंटल सेटिस्फेक्शन। और उसके बाद मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी पे फोकस बना के 3 चीजों के बारे में पढ़ा, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन मैंने बता दिया आपको, लाइक सीए, सीएस, डॉक्टर, इंजीनियर। और एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। और एक होता है बिजनेस। बिजनेस कोई भी कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है, बिना किसी क्वालिफिकेशन के कर सकता है। बट वहां पे हमने उसके फिर फीचर्स देखे बिजनेस के। वहां पे बहुत तरीके की डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, और उसके अलावा रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, किसकी? रिटर्न्स की, प्रॉफिट्स की। हाँ, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी इंसान किसी भी बिजनेस को करता है,
वो बिजनेस तभी कहलाया जाता है जब वो एक उस बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे करता है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो सामान को बेच रहा है, चाहे वो सर्विस दे रहा है, वो हमेशा रिकरिंग बेसिस पे होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। देन ओनली इट इज कॉल्ड बिजनेस, अदरवाइज दिस इज नॉट अ बिजनेस। जहां तक आज मैंने आपको पढ़ाया बच्चे, इन केस अगर अभी तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। सर आ गया समझ। तीनों को आ गया? सर आ गया समझ। यस सर। ठीक ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चे मैं अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी स्पीड से पढ़ाऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा स्लो से पढ़ा रहा हूँ, तो क्योंकि आप यार एकदम न्यू ब्रांड है, एकदम 11th में इंट्रो हुआ है आपका भी, ठीक है ना। अगर मैं अभी से गाड़ी भगाने लग जाऊंगा तो थोड़ा सा एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा पूरे चैप्टर को खत्म कराने की, ठीक है। बट हमेशा ध्यान रखना बच्चे, आपके पास नेक्स्ट क्लास से 2 चीजें होनी चाहिए। या तो ये रेफरेंस बुक ले लेना अपने पास संदीप गर्ग, और या फिर संदीप गर्ग के साथ साथ एक रजिस्टर भी अपने पास रखा करो, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ चार्ट्स वगैरह बना के पढ़ाया करूंगा आपको, ठीक है ना। कि जहां पे आपके पास ये चार्ट्स हैं, ये टी शेप में कुछ चीजें हैं, कि आपको आसानी तरीके से ये चीजों का पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये चीजें सर ने बताई थी। FIVs वगैरह जो है मैंने आज नहीं बताया, क्योंकि अभी कुछ आया ही नहीं है ऐसा इसमें। अगली क्लास से आप 2 चीजें याद रखना, एक आपके पास संदीप गर्ग होनी चाहिए, प्लीज इसको रख लेना अपने पास, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। और दूसरा एक रजिस्टर रखा करो, कि कोई इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी हो तो आपने वहीं पे नोट कर लिया कि ये सर ने इंपॉर्टेंट बताया था, आपने उसको नोट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मेरे ख्याल से कल हमारी अकाउंट्स की क्लास होगी, नहीं शायद कल नहीं होगी हमारी अकाउंट्स की क्लास, कल सैटरडे है। मैं अगर होपफुली है तो मैं मंडे को आपकी क्लास दोनों करूंगा एक साथ, बिजनेस स्टडी की भी करूंगा और अकाउंट्स की भी करूंगा, क्योंकि कल मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं है कल, कहीं मेरे को कल जाना है। वैसे मेरी सैटरडे छुट्टी रहती है, ठीक है। तो आप बच्चों इसको थोड़ा सा और अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, मैं जो पढ़ाता हूँ ना, अकाउंट्स हो या बिजनेस स्टडी हो, बच्चे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, मैं हमेशा इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि मैं अपना 100% सब कुछ दे दूं बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं। बट बच्चे को थोड़ा बहुत क्या करना चाहिए मेरे लिए, रिवाइज करते रहना हमेशा। देखो मैं भी अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं उसको रिवाइज करता रहता हूँ। क्योंकि जहां हम रिवाइज करना बंद कर देते हैं ना, हमारा जो दिमाग है ना, इसमें एक ऑटो इरेजर फंक्शन होता है, जो हमारे टीचर हमें बताते हैं, ऑटो इरेजर। जब तक आप उसको रिवाइज करते रहते हो ना, तब तक तो वो बहुत स्लो चलता है, ठीक है। आपने नर्सरी में ABCD पढ़ी थी, आपको आज तक याद है, क्यों? इतनी बार पढ़ ली सर। तो वो ऑटो इरेजर फंक्शन चलता ही नहीं है उसके ऊपर, वो मिटा ही नहीं सकता उसको आपकी मेमोरी से। बट ये चीजें हैं, ये बहुत नई है आपके लिए। जब तक इनको 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ोगे नहीं ना, वो ऑटो इरेजर फंक्शन आज आपने पढ़ा, आपने उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आए ब्लैंक बैठ गए मेरे सामने, वो ऑटो इरेजर फंक्शन आएगा, ऐसे मिटा देगा सब कुछ आपकी लाइफ मेमोरी से, जीरो हो जाएगा सब कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा, एक गंदी आदत है मेरे अंदर बहुत ज्यादा, मैं नेक्स्ट क्लास में पिछली क्लास का थोड़ा बहुत जरूर पूछता हूँ बच्चों से, ताकि मैं बच्चे का पैरामीटर मेजर कर सकूं कि बच्चा मेरा कहाँ चल रहा है, क्या सही डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं जा रहा। तो एक चीज का जरूर ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे होपफुली मंडे, ठीक है। वैसे मैं बता दूंगा, अगर संडे को क्लास ली तो मैं संडे को भी ले सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट सैटरडे को क्लास नहीं होगी, ये कंफर्म है। संडे को ले सकता हूँ, अगर संडे को ली तो वो होगी शाम को, इवनिंग में। बट मैं वो बताऊंगा आपको कम से कम 3-4 घंटे पहले, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं संडे को मोस्ट प्रॉब्ली, अदरवाइज मंडे को। ओके, टेक केयर, बाय। सब बुक हाँ की बच्चे बोलो। फोटो भेज देते, सब बुक हाँ की मैं भेज देता फोटो। हूँ बच्चे, मैं भेज देता हूँ, मैं भेज देता हूँ, मैं भेज देता ओके हूँ। और इसके अलावा कुछ? नो सर। ओके चलो ठीक है, ओके टेक केयर, बाय। सर नंबर दे देते आप। अपना नंबर तो मेरा नंबर इसमें है तो सही, विजिबल टीचमेंट पे विजिबल नहीं है मेरा नंबर। ओके सर। भेज दूंगा सर ठीक है, देख लूंगा मैं। मैं आपको, आप तीनों को कोई बात नहीं ऐड भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा नंबर इस पे अवेलेबल है टीचमेंट पे। ओके सर। तो मैं भेज हाँ जी, दूंगा। ठीक है। ओके सर। ओके, ओके बाय, टेक केयर, ओके बाय सर। बाय सर। बाय।